मारे गुस्से के मेरा बुरा हाल था। अचानक वो मासूम सा चेहरा मुझे बेअंग सा लगने लगा। वो मुझे मजबूर कर रही थी, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं तो पैसे देता और वक्त लेता बस, और ना ही मेरी कोई इतनी खास बातचीत थी यास्मीन बाई से। इसे भी मैंने हमेशा उसकी औकात के मुताबिक रखा था। इस किस्म के लोगों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक होते हैं। मैं तो कभी कभी यहाँ आता, अपना वक्त पूरा करता और जिस तरह खामोशी से आता इसी तरह खामोशी से वापस पलट जाता। मैंने कभी भी यास्मीन बाई से या किसी धंधा करने वाली लड़की से इसका नाम या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता था उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है और मुझे उनके वक्त से बस इतनी ही हद मुकर्रर कर रखी थी। बाकी मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, मगर ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि इस किस्म का धंधा करने वालों को हर तरह का हर किस्म का बंदा जानता है और उनके हर रंग के हर तरह के लोगों से ताल्लुकात होते हैं। अगर मैं किसी तरीके से इस लड़की की मदद कर भी देता तब भी ये बात तो तय थी, वो लड़की को तलाश कर ही लेते और फिर मेरा भी पत्ता चिल्लाना कोई मुश्किल काम न था। ये बात सोचकर मैंने लड़की से कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कैसे यहाँ तक आ पहुँची। वो कैसे हालत थे जो तुम्हें मजबूर कर गए, तुम्हें मजबूर किया गया। मैं एक आम सा इंसान हूँ, कभी कभी यहाँ चला आता हूँ। अब मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ, मुझे मुआफ करो, मैं मजबूर हूँ। ऐसे लोगों से उलझने की मेरी औकात नहीं है। मैंने इसकी आंखों में उम्मीद के बेइज्जती दिए देखे और वापस पलटा आया। घर पहुंचा तो मेरी दादी, जो कि मेरी कल कायनात थी, मुझे से ढेर सारे सवालात के जवाबात तलब करने लगी। ये हमेशा ऐसा ही करती। मैं जब भी शहर से बाहर कहीं जाता वो यूं ही मुझे से पूछा करती। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरी देखभाल मेरी दादी ने संभाल ली और मैं यूं गिरते पड़ते जवान हुआ। दादी से जान छोड़ा कर मैं अपने कमरे में पेचा ही था कि मेरा कजिन आया गया, जिसने मुझे इस शहर में छोड़ा था। इधर अलिफादेर की बातें करने के बाद वो चला गया और मैं बिस्तर पर लेटकर इस लड़की के मुताल्लिक सोचने लगा। सारे रास्ते मेरा यही हाल रहा था। मेरा ध्यान बार बार इसी की जानिब खिंचा चला जाता। मुझे इस लड़की से हमदर्दी थी, मगर मैं कर भी क्या सकता था, और अगर मैं किसी तरह से इसकी मदद करने में कामयाब हो भी जाता तो वो सब वक्ती तौर पर होता। बाद में मेरे लिए काफी मसाइल पैदा हो जाते। एक तो वो लोग इसका पत्ता करवा लेते, दूसरा मेरा भी पत्ता चल जाता और फिर यूं बात मेरे घर तक चली आती और मेरी अच्छी खासी बदनामी का बाइस बुनती। मुसलसल इसे सोचते सोचते मुझे उलझन सी होने लगी। मैंने अलमारी में मौजूद विस्की की बोतल निकाली और 2-3 पैक लगातार जहर मार किए और फिर कुछ देर बाद मैं सुकून से सो गया, इस बात से बेखबर कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे बाप की छोड़ी हुई दौलत मेरे लिए बहुत थी। मैं जिंदगी के हर रंग का मजा लेना चाहता था बगैर किसी बात की परवाह किए। कहने वाले कहते हैं कि औरत ही मर्द को संवरती है और औरत ही मर्द को बिगाड़ती है, या फिर हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है और नाकाम मर्द के पीछे। खुदा मालूम ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं। मुझे तो बस इतनी खबर थी कि मुझे खराब करने के पीछे भी 2 औरतों का हाथ था। सबसे पहली औरत वो जिसने मुझे जन्म दिया और खुद कहीं रूपोश हो गई, और दूसरी वो जिसने मुझे जिनाह की लत लगाई और खुद किसी और की हो गई, जिसका ताल्लुक मुझे सिर्फ जिस्मानी था और मैं इसे मोहब्बत समझता रहा। वो दिन था और ये दिन है कि मैंने भी मोहब्बत का सहारा लेकर कहीं औरतों के साथ अपनी रातें रंगीन की। कितना बड़ा धोखा दिया मैंने खुद को, न जाने ये इंतकाम था फिर कुछ, और अब तो औरत कमजोरी और शराब मजबूरी बन गई थी। दीन और दुनिया की कोई परवाह न रही, बस ये रास्ता था और मैं एक अकेला मुसाफिर। शैतान ऐसा मुसल्लत हुआ था कि मैं बस एक बढ़ता जा रहा था। शायद कुदरत ने मेरी रस्सी ढली छोड़ रखी थी। मेरे 3 दोस्त थे और हमारा किरदार एक जैसा ही था। जो भी लड़की देखते तीनों बारी बारी ट्राई करते, जिसके जाल में फंस जाती बाकी 2 पीछे हिट जाते। अब वो जाने और वो लड़की जाने, और अक्सर ऐसा भी होता हम अपनी अपनी कार्रवाई का जिक्र भी एक दूसरे से नहीं करते थे कि आजकल कौन किसी के साथ है।
जैसे आम तौर पर लड़के अपने दोस्तों में जाकर लड़कियों के मुताल्लिक बातचीत करते हैं, हमारी अपनी अपनी डगर थी। सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब फोन की घंटी की आवाज ने मुझे बेदार किया। दूसरी जानिब मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे कहीं साथ चलने का कहा, तो मैंने खामी भर ली। जो वक्त तय हुआ था उसके मुताबिक मैं घर से बाहर निकल आया। मेरा दोस्त पहले से ही बाहर मौजूद था। मैंने पूछा जाना कहाँ है, तो कहने लगा कोई आमिल है, इससे मल्ला है। मुझे ये सुनकर इंतहाई गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से से इसे देखते हुए कहा कि तुमने इस लिए मुझे बुलाया है? इसने कहा जी जनाब, आपको भी चेक करवा ले गए, आप पर कोई साया तो नहीं है? मैंने कहा यार बकवास न करो, मैं उन खुराफात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तुम मुझे एक बाजार मैं उतार दूं, मेरे कुछ मामलात है, मैं उन्हें देख लेता हूँ, तुम वापसी पर मुझे वही से ले लेना। मगर वो ना माना। कहने लगा वापसी पर आते हुए तुम्हें एक नई जगह ले चलूंगा, खबर मिली है कि वहाँ कुछ नए लोगों की भर्ती हुई है, देख लेगी। खैर शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से बाहर निकलकर हम एक कच्ची बस्ती में दाखिल होगी। गाड़ी एक तरफ खड़ी की और पैदल चलने लगी। मेरे पूछने पर मेरे दोस्त ने बताया कि इस आमिल ने इसके बहुत से रोके हुए काम करवाए हैं और इसे इस बंदे पर पूरा भरोसा है। खैर मैंने तो यूं ही पूछा था सरसरी सा, क्योंकि मुझे उन आमिलों की कभी जरूरत था, उनसे मेरा वास्ता नहीं पड़ा था और न ही मुझे उन मामलात का इल्म था। शायद मेरी दिलचस्प नहीं थी। हम एक कच्चे से घर के पास पहुंचकर रुक गए। मेरे दोस्त ने दरवाजा पर दस्तक दी तो एक 40-45 साल के आदमी ने दरवाजा खोला तो मेरे दोस्त को, जो कि बिल्कुल दरवाजे के सामने था जबकि मैं एक तरफ खड़ा था, यकीनी तौर पर इस आदमी की जगह पर अगर कोई और खड़ा होता तो मैं इस दिखाई न देता। मगर मेरी हैरत की तब इंतहा न रही जब इस आदमी ने मेरे दोस्त से ये कहा कि अपने दोस्त को भी साथ लाए हो, ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, मगर देखो आया है और हमारी ही मर्जी से आया है, वरना वही उतर जाना चाहता था। मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए मेरी जानिब यूं देखा जैसे कह रहा हो देखा है ना बंदा कमाल का। मैं हैरान रह गया। वो निहायत ही मकरो शक्ल का ऊंचे लंबे कद का आदमी था। मेरे कंधे पर थपकी लगाते हुए कहने लगा आओ आओ बादशाहों, अंदर आ जाओ, अपना ही ठिकाना समझो। मेरे गरीब खाने को मैं सर झुका के उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। घर काफी बड़ा था मगर कच्चा था। घर का सखन काफी कुशादा था। हम इस आदमी के पीछे चलते चलते एक कमरे में दाखिल होगी। मेरी पहली नजर जिस चीज पर पड़ी वो था मिट्टी का कटोरा जिसमें खुश्क आटा भरा हुआ था और कहीं अगरबत्तियां इसमें सुलग रही थी की खुशबू घर में दाखिल होते हुए ही मैंने महसूस की थी। नीचे उम्दा किस्म का कालीन बेचा हुआ था और शायद इस कालीन के नीचे मिट्टी का फर्श था। हम तीनों नीचे कालीन पर बैठ के मेरे दोस्त ने कोड वर्ड इस्तेमाल करते हुए अपने काम के बारे में पूछा तो वो आमिल भी कोड वर्ड में कहने लगा कि तुम्हारा मैदान अब साफ है, हर रुकावट हटा दी गई है। शायद वो लोग मेरी मौजूदगी के पेश नजर ऐसे महसूस अंदाज में बातचीत कर रहे थे ताकि मुझे समझ न आए। फिर मैं था। मैंने अपनी जगह से उठते हुए अपने दोस्त से कहा कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम इत्मीनान से बातचीत करो। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि वो आदमी बोल पड़ा नहीं नहीं बादशाहों, अब बैठे कोई खास बात नहीं है जिसके लिए आपको बाहर जाने की जहमत करनी पड़े, पता नहीं क्यों। मैं फिर अपनी जगह पर बैठ गया जबकि मेरा इरादा बाहर जाने का था। मेरे दोस्त ने अपनी जेब से कुछ निकालकर इस आदमी को दिया जो कि एक काले रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। अब इसके अंदर क्या था खुदा मालूम। इस आदमी ने इसे मेरी शाम कहते हुए मेरे दोस्त के हाथों से वसूल किया और फिर मेरे दोस्त को उठते हुए कहने लगा मेरे साथ आओ जार, और फिर जाते जाते रोक कर मुझे देखते हुए कहने लगा बादशाहों बुरा मत मनाना, बच्चे को कुछ देखना है। मैंने कोई बात ना की और अपनी जगह पर बैठा रहा। वो दोनों बाहर चले गए और मैं कमरे का जायजा लेने लगा। कच्ची दीवारों पर काले रंग का कपड़ा लटक रहा था। ऊपर छत पर जगह जगह मकलोहे ने जाले बना रखे थे। छोटी मोटी लकड़ियों से कमरे की छत बनी हुई थी सवाए कालीन कि ये कमरा बाकी सामान से महरूम था। मैं सोचने लगा आखिर मेरे दोस्त के वो कौन से मसाइल है जिनका हल ये शहीस करता है। खैर मुझे कोई सरोकार नहीं
ये जगह मुझे काफी अजीब सी लगी। जब काफी देर और गुजर गई तो मुझे उलझन सी होने लगी, दिल में घबराहट सी होने लगी और मैं अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते ही जो मंजर मैं देखा, हैरत से मेरी आंखें बाहर निकल आई। मेरा दोस्त और वो आदमी एक सफेद रंग के दायरे में बैठे थे और दायरे में काफी सारी छुरियां पैवस्त थी जो कि दायरे के ऊपर अपने आप ही घूम रही थी। जिस जगह वो लोग बैठे थे ठीक इस जगह से 10 कदम की दूरी पर एक दरख्त था जिससे एक सिया बरामद हुआ काले रंग का। अगला पार्ट कल अपलोड करूंगी। जिन्होंने ने अभी तक मेरा चैनल स्टोरीज 7 सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी सिलसिलावार कहानियों की अपडेट दूं तो सबसे पहले नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त में। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।